गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप कैसे, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं बढ़नी बॉर्डर, जो कि नेपाल का बॉर्डर है। इंडिया में बढ़नी बोलते हैं और यहां पे इसे कृष्णा नगर बोलते हैं। तो मैं वहां पे पहुंच चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं, तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क की है, तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आपको परमिट कैसे बनवानी है, पैसे कैसे एक्सचेंज करने हैं, सिम कार्ड कहाँ पे लेना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वैसे तो आप बढ़नी ट्रेन के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं और उसके बाद रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकलेंगे ऑटो मिल जाएगी, या फिर आप पैदल भी बढ़नी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और वहां पे इंडियन आर्मी रहती है, तो बीएसएफ के जवान रहते हैं, तो वहां की वीडियो मैंने नहीं बनाया सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से। आगे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, आधार कार्ड चेक होगा, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सारा चीज़। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी का नंबर भी आपको वहाँ पे मेंशन करवाना होगा, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, गाड़ी में कितने लोग हैं, ये सारी चेकिंग वहाँ पे होती है इंडियन बॉर्डर पे। और उसके बाद जैसे आप आगे क्रॉस करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे नेपाल में। और जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ का बॉर्डर, और यहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग टाइप का है, सो यहाँ पे लगा देनी है। और उसके बाद जो सामने दिख रहा है वहीं पे ये है कार्यालय, जहाँ से आपका भंसार परमिट बनता है। यहाँ पे रेट मेंशन किया गया है, बाइक के लिए 200 रुपये और कार या जीप से जा रहे हैं तो 600 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज होता है, जो कि नेपाली करेंसी में आपको देना होता है। और यहाँ पे आपको अपने गाड़ी की ओरिजिनल आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पेपर मिल जाएगा, और पेपर यहाँ से बनवाने के बाद आपको अब फीस जमा करनी है, जो कि पेमेंट करनी होती है। तो इस बात का ध्यान दें, फीस जो है वो रोड के दूसरी साइड में नेपाल बैंक में जमा होती है, जहाँ मैं आपको भी ले जा रहा हूँ। और यहाँ जो पेमेंट है वो इंडियन करेंसी में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको नेपाली करेंसी में ही कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो सामने है नेपाल बैंक, यहाँ हम चल रहे हैं पेमेंट करने। और यहाँ पे हमने 600 रुपये के हिसाब से 7 दिन का परमिट बनवाया है। तो ये भंसार परमिट और भंसार एक ही चीज़ है। इसको 4200 रुपये हमारा नेपाली में चार्ज हुआ था। इसको बनवा लिया हमने, यहाँ से रिसिप्ट ले ली है। और इसके बाद फिर से हमें उसी कार्यालय में जाना है, रोड की दूसरी साइड, और वहाँ चलेंगे और वहाँ पे अभी ये जमा होगा। उसके बाद हमारा ओरिजिनल आरसी मिलेगा। सोनौली बॉर्डर से अगर आप इस परमिट को बनवाते थे तो वहाँ पे फ़ोटो कॉपी लगती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ फुल्ली डिजिटल कर दिया गया है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको केवल गाड़ी की ओरिजिनल आरसी और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको अंदर देना होता है। यहाँ पे कार्ड वाला ही लाइसेंस वैलिड माना जाता है। तो इस वाले काउंटर पे आपको अपना ये जो आपने फीस जमा की है वो, और ये जो आपको पेपर मिला था, दोनों अंदर यहाँ पे जमा करना होता है। यहाँ पे साइन करते हैं, और उसके बाद फिर आपकी ओरिजिनल आरसी यहीं से आपको वापस मिलती है। और इस काउंटर पे आकर के आपको मुहर लगवाना होता है इस रिसिप्ट पर। जैसे ही इतना काम हो जाता है तो आपका भंसार बनकर रेडी हो जाता है। बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, और ना ही किसी को देना है कि आप मेरा भंसार या परमिट बनवा दीजिए। आप स्वयं इस चीज़ को बनवा सकते हैं। ऐसे अगला काम हमें करना है सिम कार्ड लेना, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की कोई भी सिम वैलिड नहीं होती है। तो आप वहाँ बगल में बहुत सारी दुकानें हैं, किसी भी दुकान पे जा करके अपना आधार कार्ड दे करके सिम कार्ड ले सकते हैं। किसी भी दुकान पर जा करके वहाँ पे करेंसी कन्वर्ट करवा लीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करेंसी बॉर्डर पे ही कन्वर्ट करवा लें। यहाँ पे आपको 100 रुपये के 160 रुपये मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एनसेल का सिम कार्ड मिलेगा, जो कि 250 रुपये इंडियन और 400 रुपये नेपाली करेंसी में मिलेगा, जिसपे 8 GB डेटा आपको मिलेगा। और इसमें कुछ अनलिमिटेड प्लान भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप हर जगह यहाँ कहीं से भी सिम कार्ड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी दुकान से ले सकते हैं। उसके बाद एक कागज़ और बनवाना है, जिसके लिए हम आगे 1 किलोमीटर जाएंगे। तो आरटीओ के लिए आपको परमिट बनवानी है, वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने पर उसका काउंटर मिलेगा, तो वहाँ पे आरटीओ की परमिट बनेगी, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर के बाद जो है वो रोड परमिट बनेगी। तो जैसे अपने यहाँ टोल टैक्स होता है, वैसे यहाँ पे रोड टैक्स अलग से चार्ज किया जाता है, जिसकी प्राइस सोनौली में जब मैंने बनवाया था तो था लगभग 500 रुपये नेपाली में। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करेंसी आप यहीं पर चेंज करवा लें बॉर्डर पे ही। यहाँ आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होंगे, आपके पूरे पैसे मिलेंगे। और अगर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1.5 के ही दर से मिलेगा। आपको बढ़नी बॉर्डर पे वो फील नहीं आएगी कि आप इंटरनेशनल ट्रिप पे हैं। अगर आप सोनौली से जाएंगे तो जो वहाँ का लोकेशन है वो अलग ही दिखता है, वो लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। और यहाँ पे ऐसे अपने आम रोड की तरह यहाँ का भी लोकेशन है। गाइस इंडिया और नेपाल में जो पेट्रोल प्राइस है वो लगभग सेम ही है। यहाँ पे भी 160-159 रुपये पर लीटर है एनपीआर में।
तो आप इंडिया से भी पेट्रोल फुल करा सकते हैं और जहाँ भी हो वहाँ मतलब नेपाल में भी आप भरा सकते हैं, ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्राइस में आपको है। रोड परमिट बनवानी है अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और अगर एक दिन से ज़्यादा रुकते हैं तो आपको यहाँ पे रोड परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे कार्यालय है और ऐसा है, कार्यालय के अंदर आपको जाना होता है। तो चलिए कहाँ पे परमिट बनती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप कभी भी बढ़नी बॉर्डर से एंट्री करते हैं तो आपको पता हो कि कहाँ पर रोड टैक्स जो है वो जमा होता है। यहाँ पे 500 नेपाली पर डे के हिसाब से चार्ज लगते हैं और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 320 रुपये इंडियन करेंसी में चार्ज यहाँ पे लगता है। वहाँ पे देखिए काउंटर है, कुछ ऐसा है। तो अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं यहाँ पे कहीं रोड टैक्स जमा भी होता है। तो 2 लोगों को मैंने यहाँ पे लगा दिया है जमा करने के लिए। रेट कहीं नहीं लिखे में। तो गाइस जी ये रोड टैक्स जो है ये जमा होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, यहाँ फ़िलहाल कोई रहता नहीं है ज़्यादा, तो इसे बनवाने के लिए मुश्किल 10 मिनट में आप बनवा सकते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता नहीं है। और इसे अगर बनवा के नहीं जाएंगे तो बहुत लंबी फ़ाइन जो है वो यहाँ की RTO में जो चेकिंग करते हैं वो लोग लगाएंगे। तो जब भी आप आएँ तो इस परमिट को ज़रूर बनवा लें। और ये भी हमारी परमिट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम निकलने वाले हैं पोखरा के लिए। अब जो पोखरा की रोड होगी वो कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी गाड़ी से अगर जा रहे हैं तो रोड की कंडीशन कैसी होगी। अभी 10:30 हो रहा है और हमारा भंसार परमिट सारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से पोखरा के लिए। तो ये अपनी गाड़ी है। बढ़नी बॉर्डर से पोखरा की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है और उसके पहले पड़ता है बुटवल, और बुटवल की जो दूरी है वो लगभग 83 किलोमीटर मतलब 83 किलोमीटर है। लेकिन ये जो 83 किलोमीटर का रोड है वो एकदम इसी तरीके से सीधा और फ्लैट रोड है, यहाँ पे कोई हिल्स नहीं है। तो आराम से इस दूरी को आप 2 से ढाई घंटे में कवर कर लेंगे। और उसके बाद बुटवल से जो चढ़ाई है वो वाला रोड स्टार्ट होता है। तो अभी मैं बुटवल तक पहुँचूँगा, यहाँ तक की वीडियो मैं आपको अपडेट करवाऊँगा कि रोड कंडीशन कैसी है, और उसके बाद फिर पोखरा तक की रोड मैं आपको दिखाऊँगा। आपको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे। रास्ते में ही आपको लुम्बिनी जाने का भी रास्ता मिलेगा, तो आपको लुम्बिनी जाना है तो आप वहां से जा सकते हैं। कट है, गूगल मैप पे आप लगा लीजिएगा लुम्बिनी, तो आप वहां भी विजिट कर पाएंगे। जिसकी दूरी बढ़नी से मात्र 55 किलोमीटर ही रह जाती है, तो आप रास्ते में विजिट करते हुए भी आगे अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और खाने पीने की सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चलें, पानी और जो ड्राई आइटम है वो अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पे खाने में उतना ज़्यादा टेस्ट आपको मिलने वाला नहीं है और नॉन वेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। एक बार मैं आपको रिवाइज़ कर दूं कि अगर आप पहली बार नेपाल जा रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी के ओरिजिनल पेपर और अपना आधार कार्ड, जितने भी लोग साथ में जा रहे हैं सबका आधार कार्ड मस्ट है, और ड्राइविंग लाइसेंस जिसको गाड़ी चलानी है उसका जो लाइसेंस है वो कार्ड वाला ही यहाँ पे मान्य होता है। उसके बाद आपको बनवानी पड़ती है परमिट, जिसे हम भंसार कहते हैं, और भंसार बनवाने के लिए आपको भंसार कार्यालय जाना होता है, जहाँ पे आपको पर डे 600 रुपये भंसार के लिए, और RTO की जो परमिट बनती है रोड टैक्स होता है उसके लिए आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज देना होता है। कुल मिलाकर के 1100 रुपये में आपकी दोनों परमिट बन जाती है। जितने दिन आपको रहना है उतने दिन आप उस परमिट को बनवा लीजिए, और मेरी माने तो 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा ही परमिट बनवाएं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बुटवल शहर है। लगभग 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद अब बढ़नी बॉर्डर से बुटवल पहुंचे हैं। बुटवल से अभी जो पोखरा की दूरी है वो लगभग 157 किलोमीटर है। गूगल मैप के हिसाब से लगभग 5 घंटे लगने वाले हैं। और बुटवल शहर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन शहर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर आप सोनौली बॉर्डर से आते हैं तो भी आपको पोखरा जाने के लिए बुटवल ही आना पड़ता है। तो बुटवल एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप पोखरा जा सकते हैं, और यहीं से आप काठमांडू भी जा सकते हैं। और आगे से हमें लेफ्ट की साइड मुड़ना है यहाँ से। और जो रोड दाहिनी तरफ से आई है वो आई है सोनौली से, और यहीं से हमें लेफ्ट टर्न होता है, और जिधर ये बस जा रही है यही रोड जाती है पोखरा के लिए। और यहीं से सीधे पहाड़ पे चढ़ना है। अब इसके बाद जितनी भी रोड है वो पूरी की पूरी पहाड़ी पे आपको ड्राइव करना पड़ेगा। तो यही है पूरा जो शहर दिख रहा है बुटवल शहर। यहाँ से भी आपको शेयरिंग में बस मिल जाएगी, सामने बस जा रही है, कुछ इस तरीके से बस मिलती है, तो बस से भी आप जा सकते हैं। ये सुबह आपको लगभग 3 से 4 बजे पहुँचाएगी।
तो अगर शाम को बस लेते हैं तो 3 से 4 बजे पहुंचाएगी, अभी लेते हैं तो अभी रात में लगभग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ ट्रैफिक भी लगता है। और पोखरा जाने का एक और रास्ता है जो कि भैरावा से होकर के, नारायणगढ़ होकर के, मुगलिन होकर के जाता है, लेकिन वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लगभग 270 किलोमीटर के आसपास वो रास्ता हो जाता है। और ये रास्ता लगभग 180 किलोमीटर सोनौली से पड़ता है, लेकिन इस रास्ते पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि सिंगल रोड है लेकिन चढ़ाई वाला रास्ता है। और ये बुटवल में एक जगह है जहाँ पे आपको केबल कार मिलती है, जो कि ऊपर बहुत ही बेहतरीन आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। और बुटवल शहर भी घूमने लायक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक्वा पार्क भी बना हुआ है और यहाँ पे वाटर पार्क भी है। और जो अब रास्ता मिल रहा है, अब यहीं से हमें सीधी चढ़ाई चढ़ करके पोखरा जाना होता है। तो यहाँ तक की वीडियो का मैंने आपको अपडेट दे दिया है, मिल जाएगी। इसके पहले बहुत सारी वीडियो नेपाल की है, जो कि मुक्तिनाथ, मनोकामना मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, पोखरा के बहुत सारे प्लेसेस की है। ऑलरेडी मैं 2021, 2022, 2024 और 2025 पे इस बार नेपाल विजिट करने वाला हूँ। तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो पहले के हैं, ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोड किए गए हैं। तो अभी के क्या अपडेट हैं वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। इस बार मैं मुक्तिनाथ की यात्रा करने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी यात्रा होने वाली है, और रोड का भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे है सिद्ध बाबा आश्रम, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध प्लेस है। नेपाल के लगभग लोग यहाँ पे रुकते हैं और सिद्ध बाबा का आश्रम है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऊपर से बहुत खतरनाक वाटरफॉल है। यहाँ पे बन रही है टनल। जब मैं आया था पिछले साल तब भी बन रहा था। और सिद्ध बाबा जो मंदिर है वो ये है यहाँ पे इधर। और अगर आप बुटवल आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ जरूर घूम सकते हैं। टनल बन रही है, टनल अगर जब बन जाएगी तो हमारा रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा पोखरा जाने का। इस पहाड़ से उस पहाड़ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। खतरनाक वाटरफॉल है, लेकिन बारिश के सीजन में वो चलता है, अभी फिलहाल तो नहीं है। ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो अलग ही लेवल की हैं। और पोखरा यहाँ से अभी 154 किलोमीटर है। तो 154 किलोमीटर जाने में हमें लगभग लगेगा अभी 5 घंटे और पहुँचेंगे लगभग 6 बजे तक। फिलहाल एक गूगल का टाइम है, रोड कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम कब पहुँचते हैं। और नीचे उधर खाई है खतरनाक वाली, बगल में है पहाड़। नेपाल में जो कोल्ड ड्रिंक है, ये जो अपने यहाँ इंडिया में 20 रुपए की मिलती है, यहाँ 50 रुपये NPR की है, मतलब 50 रुपये नेपाली में है। तो कुछ ऐसा है, महंगाई मतलब अभी से शुरू हो गई है। हाँ, तो गाइस ये वो जगह है जहाँ से आपको तानसेन और पोखरा जाने का रास्ता मिलता है। यहाँ पे 119 किलोमीटर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा पोखरा के लिए। तो गाइस इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप पोखरा अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो रोड कंडीशन कैसे होने वाली है। फिलहाल अब रोड कंडीशन काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से पोखरा जा रहा हूँ, 2021, 22, 24, 25 में जा ही रहा हूँ। तो मतलब इस टाइम रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है, मतलब कि 2 गाड़ियों को पास करने में से कोई दिक्कत होती नहीं है। पहले ये सिंगल लेन रोड थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पास लेने में, और जगह जगह इस तरीके से आपका परमिट और जो भंसार है वो चेक होता है। तो जब भी आपको कोई भी प्रहरी, मतलब जहाँ पे पुलिस वाले ऐसे खड़े होते हैं, आप पहचान लीजिए, वो रोकते हैं तो आप रुक करके अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा दें। और एक पॉइंट पड़ता है जब पोखरा पहुंचने से पहले, ऐसा कुछ एक सीन आएगा, बहुत ही बेहतरीन सीन है। यहाँ पे आप रुक करके फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ज़रूर करें। फिलहाल बारिश हो रही थी तो यहाँ पे हम नहीं रुक पाए थे, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई थी, और बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। 2 गाड़ी से जा रहे हैं मुक्तिनाथ, एक ये है और दूसरी ये है। और इस बार का जो टूर है वो बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल का है। और गाइस रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो हमें साइड में रुकना पड़ा, क्योंकि ये बारिश तेज़ होती है तो धीरे धीरे ऊपर से मिट्टी खिसकती है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहाड़ कहीं से भी गिर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से नींबू वाली चाय मंगाई गई,
कुछ समय तक हम सब ने बहुत सारा यहाँ पे एंजॉय किया। लगभग 1 घंटे तक कंटिन्यू ऐसे बारिश होती रही और जो यहाँ का पल था बहुत ज़्यादा एंजॉइंग मोमेंट था। 10 लोग हम हैं और इस बार का टूर बहुत ही अल्टीमेट हो रहा है। तो जब भी आप घूमने आते हैं पोखरा तो कोशिश करिए कि अगर आपके साथ ग्रुप आता है तो आप पोखरा में कुछ अच्छा मोमेंट एंजॉय कर पाएंगे और सेफ्टी भी रहती है। ऐसे 2 गाड़ी रहती है तो फिलहाल मैं इस बार 2 गाड़ी से जा रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले सिंगल ही अपनी खुद की गाड़ी से ही जाता था। ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आता है पोखरा साइड में और यहाँ पे सारे के सारे बंदे रूल से गाड़ी चलाते हैं। और मैं आपको पहाड़ों का कुछ रूल बता दूँ। जो गाड़ी ऊपर से आती है मतलब ढलान से आती है वो वेट करती है, जो नीचे से चढ़ती है गाड़ी वो आराम से चढ़ जाती है। तो जब भी आप यहाँ पे गाड़ी चलाएं तो सामने से आने वाली गाड़ी अगर ढलान से है तो उसे आप प्रेफरेंस दें, क्योंकि एक बार मौसम ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और कुछ इस तरीके से मौसम ने करवट ले ली और कंटिन्यू बारिश होती रही। तो जब भी आप पोखरा जाएं इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें कि मौसम कभी भी बदल सकता है, बारिश हो सकती है। बारिश में कैसे ड्राइव करना है हिली एरिया में वो सब चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि टायर स्किड करता है। अगर ढलान पे आप हैं, अगर आप ब्रेक लेंगे तो गाड़ी स्किड करेगी। तो बहुत ही लिमिटेड स्पीड में चलाएं, क्योंकि खाई बहुत ज़्यादा गहरी है तो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और मोमेंट को एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको हर जगह लगेगा कि मैं रुक करके फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लूं, क्योंकि ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि मन एकदम से खुश हो जाता है। और गाइज़ मैं आप बात कर लूँ कि आप पोखरा पहुँच करके घूमेंगे कहाँ, तो बहुत सारी जगह हैं पोखरा में घूमने के लिए। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ जो बेस्ट हैं। बाकी ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ जा कर के आप टाइम ख़राब कर लेंगे, उससे अच्छा है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें। सबसे पहले फेवर लेक, वन ऑफ द बेस्ट फेवर लेक, 4 किलोमीटर की लंबी फेवर लेक आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप जा सकते हैं शिव स्टैचू टेम्पल, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। शिव स्टैचू टेम्पल चले जाइए। उसके बगल में है वर्ल्ड पीस पगोड़ा, वहाँ आप चले जाइए। फिर आप नीचे आ जाइए पहाड़ों से और उसके बाद गुप्तेश्वर महादेव केव आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबी केव है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। उसके बगल में ही डेविस फॉल है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। इन दोनों जगहों को जाने के लिए आपको टिकट लगते हैं, जो कि 100 रुपये और 150 रुपये नेपाली चार्ज लगते हैं। लेकिन जो मैंने पिछले चीज़ें बताई वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देखना होता है। फिलहाल बारिश होने से जो मौसम है बहुत खुशनुमा हो गया है और एकदम से गजब का ग्रीनरी हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो आप पोखरा में घूम सकते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो आप सारंग कोट भी जा सकते हैं, वो लगभग 5000 फीट की हाइट पे है। वहाँ का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी रोक करके नीचे वाली गाड़ी को प्रेफरेंस देना पड़ा, क्योंकि वो नीचे से चढ़ाई चढ़ रही थी। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पोखरा में। और ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाड़ी से रिलेटेड, और आप कोई भी गाड़ी लेकर के पोखरा जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई भी गाड़ी हो, सारी गाड़ियाँ आराम से चली जाएंगी। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है कि पहाड़ों पे जब भी ड्राइव करें तो गाड़ी में एसी मत चलाएं, क्योंकि गाड़ी पे वैसे ही बहुत सारा लोड पड़ता है और एसी चलाने से अनावश्यक लोड बढ़ जाता है। फिलहाल मैं अभी एंटर कर चुका हूँ पोखरा में। यहीं से आपको पोखरा का नज़ारा दिखने लगता है। जो शहर है यही पोखरा है। और जब आप बुटवल से आते हैं या फिर सोनौली से आते हैं तो यहीं से आप एंट्री करते हैं तो कुछ ऐसा फ्लैट रोड आपको मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया गया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब भी आप स्टे करें तो स्टे आप लेक साइड, गूगल पे हमेशा सर्च कर लें कि लेक साइड, या फिर आप सर्च कर लें ताल बराही टेम्पल, जो कि नदी के बीच में मंदिर बना है। उसके बाद आप यहाँ पे रुक जाएं। और यहाँ पे देखिए कुछ बोटिंग चार्जेस हैं जो दिया गया, अगर आप बोट करते हैं तो वो सारी जानकारी आप पॉज करके देख सकते हैं। फेवर लेक कुछ ऐसी दिखती है और रात में हम लोग गए थे तब सब कुछ यहाँ पर बंद था। और खाने पीने की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा, जो कि आपको लेक साइड ही दुकानों पर मिलता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो है मारवाड़ी रेस्टोरेंट, आप लोकेशन देख लीजिए, मोबाइल नंबर देख लीजिए, यहाँ पे कॉल कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे खाना हमें मिला था। और साइड में कुछ इस तरीके से आपको रेंट पे स्कूटी भी मिल जाती है, तो ये आप यहाँ नंबर देख लीजिए। और स्कूटी से घूमना चाहते हैं तो रेंट पे आप इसे
ले सकते हैं। गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। कल शाम को मैं पोखरा आ गया था और लगभग 7 बजे के आसपास में पहुंच गया था पोखरा। लगभग 8 घंटे की ड्राइव सोनौली से हमने किया था और बुटवल होते हुए हम पोखरा पहुंच गए थे अपनी कार से और वहां नीचे कार जो है वो पार्क की गई है। अभी मैं जाने वाला हूं मुक्तिनाथ और मुक्तिनाथ जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो परमिट कैसे बनता है वो सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पूरा अपडेट मिल सके। हर हर महादेव।